हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर टेस्ट सीरीज, बुक्स, पीडीएफ्स अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। कौन से दिन पर हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर, 30 सितंबर, 1 सितंबर या फिर 29 सितंबर? जल्दी बताइए बच्चों। हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हमारे प्यारे गांधी जी की गांधी जयंती भी हम सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ एनिवर्सरी। अच्छा, 2 अक्टूबर को एक और चीज आती है, वो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी किसकी? हमारे प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि जो बर्ड आप देख रहे हैं, है ना, ये बर्ड देख रहे हैं, तो ये बर्ड जो पीस और इनोसेंस का सिंबल है, ये बर्ड, इस बर्ड का नाम क्या है? नेम आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये उपाधि यानी ये टाइटल किसने दिया था? ये टाइटल दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था गांधी जी को। अच्छा, हम ये सेलिब्रेट क्यों करते 2 अक्टूबर को? ये दिन इसे सेलिब्रेट करते, गांधी जी को याद करते, क्योंकि गांधी जी दुनिया के बहुत उन फाइटर्स में से हैं जिन्होंने की बहुत लंबे समय तक नॉन वायलेंट तरीके से लड़ाई लड़ी थी। ये हमारे नॉन वायलेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमारी आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया था। इन्होंने कभी हिंसा को प्रमोट नहीं किया, कभी हिंसा को फॉलो नहीं किया। इन्होंने हमेशा नॉन वायलेंट तरीके से लड़ाई लड़ी है और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की आज़ादी में। चलिए, 15 जून 2007 को ये डिसाइड किया गया था बाय यूएन जनरल असेंबली। यूएन की जो जनरल असेंबली होती है उसकी मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि हम 2 अक्टूबर को एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, ये तो हो गया गांधी जी के बारे में। अब आप मुझे एक और चीज बताएंगे कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड युवा 2.0? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये प्रोग्राम? तो बच्चों, ये लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, जो अंडर 30 इयर्स ऑफ हमारे जो ऑथर हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। चलिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर के, इंडिया के जो रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर है उसको प्रमोट कर सके, प्लस इंडिया की जो राइटिंग्स हैं उनको ग्लोबल लेवल तक पहुंचा सके। ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 22 अलग अलग भाषाओं में इंक्लूडिंग इंग्लिश अलग अलग ऑथर्स जो हैं वो 75 ऑथर्स जो हैं वो चूज करे जाएंगे थ्रू ये जो पोर्टल है। इसमें आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जो आपकी राइटिंग है उसको सबमिट करिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक इसको इवेल्युएट किया जाएगा। विनर्स जो हैं वो 28 फरवरी 2023 में डिक्लेयर किए जाएंगे कि ये पर्टिकुलर 75 ऑथर्स हैं जिनको हमने चूज किया, जिनको गवर्नमेंट ने चूज किया। फिर 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त 2023 तक इनकी ट्रेनिंग होगी। इनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? एमिनेंट ऑथर्स करेंगे और मेंटोर्स करेंगे। जो देश के बड़े बड़े ऑथर्स हैं वो करेंगे इनकी ट्रेनिंग। फिर 2 अक्टूबर 2023 में, अगले साल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती वाले दिन, ये जो फर्स्ट सेट होगा बुक्स का वो पब्लिश किया जाएगा। ठीक है बच्चों, जो ये मेंटोर्स, जो ये 75 ऑथर्स लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉफी पे है भैया, कॉफी लवर्स आपके लिए। इंटरनेशनल कॉफी डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? कब सेलिब्रेट किया गया था ये? जल्दी बताइए।
आपको तो पता ही होना चाहिए, जो सुबह उठते बस कॉफ़ी ढूंढते, कॉफ़ी मिल जाए भाई। चलिए, ये सेलिब्रेट करते हैं हम, कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 1 अक्टूबर को, ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे की स्टोरी भी है, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये है कि 3 अक्टूबर 2009, ठीक है, 2009 इसमें डिसाइड किया गया था बाय दी, तब की जो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, कि हम 3 अक्टूबर को एज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। फिर 2009 में 3 अक्टूबर को ये भी अनाउंस किया गया था बाय दी सदर्न फूड एंड बेवरेज म्यूजियम के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड जो है ना इस्तेमाल किया था, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। उन्होंने अनाउंस किया था द न्यू ऑर्लियंस कॉफ़ी फेस्टिवल, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अलग अलग जो देश है ना वो अलग अलग दिनों पर अपना नेशनल कॉफ़ी डे जो है वो सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। फिर 2014 में मार्च 2014 में ये डिसाइड किया गया कि अब से हम जो है वो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया करेंगे। और ये डिसाइड किसने किया? ये डिसाइड किया मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है वो 1 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अलग अलग दिन पे अलग अलग कंट्रीज जो है वो अपना अपना नेशनल कॉफ़ी डे जो है वो सेलिब्रेट नहीं करती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साफ सफाई से रिलेटेड है। विच सिटी हैज एमर्ज्ड एज द क्लीनिएस्ट सिटी ऑफ 2022? सबसे साफ सुथरी सिटी यानी शहर कौन सा बना है 2022 का? नवी मुंबई, इंदौर, सूरत या बिजनौर? जल्दी बताइए बच्चों। अच्छा, हिंट दे देती हूँ कि लास्ट ईयर भी यही सिटी जो है वो क्लीनिएस्ट सिटी बनी थी। तो हमारी प्यारी इंदौर, हमारा प्यारा इंदौर को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 और ये क्लीनिएस्ट सिटी के तौर पर 2022 का डिक्लेयर किया गया है। अब ये तो होगी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन किसकी है? सेकंड पोजीशन है बच्चों हमारे प्यारे सूरत की और थर्ड पोजीशन है हमारी नवी मुंबई, सपनों का शहर, वो थर्ड पोजीशन पे है क्लीनिएस्ट सिटी के। अच्छा, एक और कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज में ना स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया जाता है। तो इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसको मिला है? सबसे पहले मध्य प्रदेश, ठीक है, उसकी जो रैंक है वो फर्स्ट है, देन छत्तीसगढ़ एंड देन महाराष्ट्र, ठीक है बच्चों। लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज जिस स्टेट में हैं उस कैटेगरी में त्रिपुरा को अवार्ड दिया गया है। तो त्रिपुरा का जो रैंक है वो फर्स्ट है इन द कैटेगरी ऑफ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड डोनेशन पे। कुछ लोग थोड़े से ब्लड फोबिक भी होते हैं, उनको बहुत डर लगता है खून वून देखकर। नेशनल वॉलंटियरी ब्लड डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? कौन से दिन पर नेशनल वॉलंटियरी ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? ध्यान से पढ़ना, इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे नहीं है, नेशनल वॉलंटियरी ब्लड डोनेशन डे। कब सेलिब्रेट करते हैं हम? जल्दी बताइए बच्चों, गैस करने की कोशिश कीजिए। ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर को रक्त अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेट किया गया जिसमें कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। इस दिन हम क्या करते हैं? इस दिन पर हम प्रमोट करते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लस प्लेज लेते हैं हम कि हम जिसको भी जब भी खून की ज़रूरत होगी, ब्लड की ज़रूरत होगी, तो हम ब्लड जो है वो रेगुलरली डोनेट करेंगे। इससे क्या होगा? ब्लड डोनेशन की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से ना बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ब्लड नहीं मिलता एंड दे डाइड। तो अगर हम ब्लड डोनेट कर देते हैं तो हमारी बॉडी में जो है ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे ब्लड डोनेट करने से। बहुत सारे लोगों को बहुत डर होता है कि इतना सारा खून अगर हम दे देंगे तो फिर क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे फ्यूल रिजर्व होता है ना गाड़ी में, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड रिजर्व्ड होता है। ऐसे अचानक से ऐसा नहीं होता कि ब्लड हमने डोनेट किया तो हम मर जाएंगे या हमें कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन जो है वो हेल्दी एक्टिविटी है और आपको ब्लड डोनेशन रेगुलरली करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ASCI? ASCI क्या है बच्चों?
एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन कौन चूज करे गए हैं? एन.एस. राजन। एन.एस. राजन को नए चेयरमैन के तौर पर चूज किया गया, अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है ऑफ ASCI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे प्यारे रामचरण जी, ये क्या है? साउथ इंडियन के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत लड़कियों के दिलों पे ये राज करते हैं। चलिए, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया किसी कंपनी का, तो वो कौन सी कंपनी है? पेप्सी, मिंत्रा, नाइकी या फिर हीरो मोटोकॉर्प? किसको किया? कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर चूज करे गए? जल्दी बताइए बच्चों। ये चूज करे गए हैं हीरो मोटोकॉर्प, इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको चूज किया गया है। चलिए, हीरो मोटोकॉर्प ने एक प्रोग्राम निकाला है, उसका नाम है गिफ्ट। अब भैया दिवाली फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो गिफ्ट तो मिलेंगे ही, तो इस कंपनी ने भी एक प्रोग्राम निकाला है गिफ्ट। इसमें क्या मिलेगा बच्चों? इस प्रोग्राम का नाम है एक्चुअली ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल ऑफ ट्रस्ट। इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे फाइनेंसिंग, जैसे कि जो अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं ना तो आपको फाइनेंस में बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि फाइनेंसिंग सर्विस में बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपने लोन अप्लाई करना है तो आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, आपको कम इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। प्री बुकिंग अगर आप करते किसी भी व्हीकल का तो आपको वहाँ पे कुछ ऑफर्स मिल जाते, कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस गिफ्ट स्कीम के अंदर। ये गिफ्ट स्कीम किसकी है? हीरो मोटोकॉर्प की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क, ठीक है, इज गोइंग टू डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट में इसको डेवलप किया जाएगा? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? कौन से स्टेट में डेवलप किया जाएगा बच्चों? इसको डेवलप किया जाएगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कहाँ? हमारे प्यारे गुरुग्राम में। गुड़गांव भी बोलते हैं, गुरुग्राम भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि जो इंडिया है उसका सबसे पहला नाइट सफारी कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? कौन से स्टेट में डेवलप किया जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। वो डेवलप किया जाएगा हमारी प्यारी यूपी, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है एक्ट जो है ये बहुत न्यूज़ में था, हाल ही में इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो ये कौन से ईयर में पास किया गया था? 1999, 1971, 2006, 2022? कब लॉन्च किया गया बच्चों? ये एक्ट जो है पास किया गया था 1971 में, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब इस एक्ट में था क्या बच्चों? इस एक्ट में ना ये था कि जो मैरिड वुमेन्स हैं, मैरिड वुमेन्स जो है वो 24 वीक्स की, यानी कि 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कर सकती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे रेप सर्वाइवर्स हैं और जिनके साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि या तो बेबी जो है वो नहीं सर्वाइव करेगा या मदर नहीं सर्वाइव करेगी, उस कंडीशन में अलाउ था। मैरिड हो तो अलाउ था, बट अनमैरिड वुमेन्स के लिए ये अलाउ नहीं था कि वो अपनी प्रेगनेंसी को 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकें। हाल ही में 2020 में, पिछले साल की बात है, कि एक जो 25 साल की लेडी है उन्होंने बोला कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो 5 मंथ्स एंड सम वीक्स की थी, तो सम डेज की थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे टर्मिनेट करनी है। तो कोर्ट ने उनको मना कर दिया था। तो फिर ये बात चली कि क्यों ये अलाउ नहीं होना चाहिए अनमैरिड वुमेन्स को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का। सबको हक होना चाहिए, है ना, सबको अधिकार होना चाहिए, सिर्फ मैरिड वुमेन्स को ही क्यों हो। तो फिर बाद में अभी हाल ही में कोर्ट ने इंटरप्रेट करते हुए कहा है और ये परमिशन दे दी है कि जो लीगल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो 24 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कर सकती हैं अनमैरिड वुमेन्स भी, ठीक है। जो सिंगल वुमेन्स हैं या अनमैरिड वुमेन है वो भी इसको टर्मिनेट कर सकती हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें हुई है। एक तो इसने वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा पुश दिया है इस एक्ट ने, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने परमिशन दे दी है कि जो सिंगल वुमेन्स हैं वो भी टर्मिनेट कर सकती है अपनी 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस एक्ट के अंदर ना एक और चीज़,
इंडिया में मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन नहीं मिली है। मैरिटल रेप जो है वो इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इस वजह से, लेकिन इस एक्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर किसी महिला के साथ अनकंसेंशुअल यानी कि बिना उसकी मर्जी के ऐसा इंटरकोर्स होता है एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट, तो वो उस केस में भी जाकर लीगली अपनी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट कर सकती हैं। अच्छा, जो अबॉर्शन है ना, ये लाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हर दिन ना कम से कम 6 से 7 वुमेन जो होती है वो उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो अनसेफ टर्मिनेशन को चूज़ करती हैं, अनसेफ अबॉर्शन को चूज़ करती हैं, तो इस वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से भी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो ये काम करती हैं कि क्योंकि कोर्ट जो अलाउ नहीं करता, फिर वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है, 3 साल की जेल हो जाती है, फिर कुछ फाइन लगता है। तो इस वजह से ये जो एक्ट है इसमें प्रोविजंस ऐड करने की ज़रूरत थी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ भारत 2022 कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर? किसने लॉन्च किया ये स्वच्छ भारत कैंपेन? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अनुराग सिंह ठाकुर या फिर अमित शाह? किसने लॉन्च किया बच्चों? ये लॉन्च किया है हमारे प्यारे अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। कहाँ से लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया उन्होंने प्रयागराज से। अब इसका एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं, हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्लीन रहें, क्योंकि स्वच्छ कल का मतलब होता है अमृत कल। ये मंत्रा जो है कैंपेन में यूज़ किया जाएगा कि स्वच्छ कल है तो अमृत कल के तौर पर हमारे लिए साबित होगा। ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कि क्लीनिंग प्रोग्राम बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कि आपके जो पब्लिक स्पेसेस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को आप क्लीन करें। प्लस लोगों के अंदर भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि साफ़ सुथरा देश, साफ़ सुथरी जगह जो है वो कितनी ज़रूरी है। प्लस हमें जो कचरा है वो, गंदगी तो इसी वजह से होती है ना, क्योंकि हम कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। प्लस जो गार्बेज है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको हम डस्टबिन में ही जाकर डालें। अच्छा, प्रयागराज के बारे में पढ़ते हैं। प्रयागराज किस लिए फेमस है? प्रयागराज में संगम मिलता है किसका? गंगा, यमुना और सरस्वती का। प्लस एक और राज है, वो है देवप्रयाग। अच्छा, देवप्रयाग और प्रयागराज में कंफ्यूजन नहीं होना। देवप्रयाग में संगम मिलता है भागीरथी और अलकनंदा का। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप याद रखना। प्रयागराज में संगम मिलता है गंगा, यमुना, सरस्वती जी का, सरस्वती रिवर्स हैं उनका। प्रयागराज में मिलता है भागीरथी और अलकनंदा का। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करें मैं बताती हूँ। देवप्रयाग है, ABCD होता है ना, ABCD, ठीक है, ABCD। आप इसको C को एलिमिनेट कर दीजिए। देवप्रयाग है, भागीरथी एंड अलकनंदा, ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलिए, so that's all for today. I hope you liked the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs, many more exam related content. Thank you everyone. If you have any feedback, you can give us in the comment section.